ज्वाइन कर रहे हैं? ओके, चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक ज़्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। ओके, जनरली हम सैटरडे को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन का जो भी कंटेंट हो चुका है आपका पूरा, थोड़ा बहुत जो कंटेंट आपका पूरा हो चुका है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है आज। इसके अलावा फिर हम थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर था उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैं वही क्वेश्चन आपको देता हूँ जो क्वेश्चन देखिए, वैसे तो बाय द वे इस चैप्टर से मेडिकल के अंदर क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। हार्डली या तो पूछा जाता है तो एक या दो क्वेश्चन आते हैं, या फिर कई बार स्किप हो जाते हैं क्वेश्चन, या पूछे ही नहीं जाते। जैसे कि 2019 और 20 में क्वेश्चन नहीं आया था, 18 में क्वेश्चन आए थे इससे, तो क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है इसमें। ओके, अब आ रही है बेटा वॉइस? यश, वॉइस आ रही है? ओके, चलिए। तो इस आज हम थोड़े से निट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं। ओके, इससे जनरली क्वेश्चंस आप देखेंगे तो वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको थोड़े कम मिलेंगे। इसमें आपको जो वैरायटी है क्वेश्चंस की कम मिलेंगी, और कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इससे। या तो स्किप हो जाते हैं क्वेश्चन, या फिर पूछे जाते हैं तो कई बार एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपने कर चुके हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आपको देता हूं जो आपने कर चुके हैं। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पता है आपको? ये एक्चुअली मैंने 11th में करवाया था तो शायद आपको आइडिया हो। द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? क्योंकि ये मैंने फिलहाल अभी चैप्टर में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने 11th में करवाया था आपको इंसुलिन के बारे में। जो इंसुलिन की जो दो पॉली मतलब जो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, तो एक किसी के थ्रू कनेक्टेड होती है, वो कनेक्शन क्या कहलाता है? बोलो बेटा, क्या कहलाता है? ओके वर्षा। यश, आपका आंसर? भूपेंद्र? वेरी गुड यश, सही आंसर है आपका। भूपेंद्र, आपका? नो, इसका आंसर है डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज होता है दो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड के बीच में। ओके, और यश और वर्षा दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, वेरी गुड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। विच पार्ट ऑफ तंबाकू प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मेलोनोगाइना इनकॉग्निटा? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही करवाया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द तंबाकू प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मेलोगाइना इनकॉग्निटा? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही करवाया है। बताइए इसका। ये निट के क्वेश्चन नहीं, मेरे नहीं है, ये निट के क्वेश्चन है। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड यश, बिल्कुल सही है। भूपेंद्र, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। वर्षा, प्राची, बेटा आप भी अगर इसी के अंदर हो तो प्लीज आप भी आंसर दीजिए। वर्षा, क्या आंसर होगा इसका? प्राची, देखिए आंसर आपको देना, देखिए आंसर ट्राई कीजिए वरना फिर मैं रिमूव करना शुरू करता हूँ। प्राची, ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट वही है कि आप कितना कर पाते हो वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7 2015 का, नेट का 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। Golden rice is genetically modified crop plant where the incorporation gene is meant for the biosynthesis of, ये मैंने आपको करवाया था, याद कीजिए इसका क्या आंसर होगा। वेरी गुड यश। नो भूपेंद्र रॉन्ग। ओमेगा 3 बेटा पता है आपको कहाँ होता है? ओमेगा 3 होता है क्या, आपको आइडिया है ओमेगा 3 क्या होता है? ओमेगा 3 होता है लिपिड, ठीक है। ओमेगा 3 बेसिकली लिपिड होता है। क्या आपको राइस से लिपिड मिलता है? ओमेगा 3 बेसिकली एक फैटी एसिड्स होते हैं जो कि लिपिड का एक पार्ट है। ओके, क्या आपको राइस खाने से फैटी एसिड मिलता है? नो सर। तो फिर आपको सोचिए, आप जब राइस खाते हैं तो आपको तो उसमें तो फैट बहुत कम होता है, राइस में स्टार्च ज्यादा होता है, तो स्टार्च कहीं है नहीं इसमें, तो फिर कौन सा आंसर होगा? और मैंने आपको क्लियरली बताया। यस, बहुत अच्छा बता रहे हो बेटा, बहुत अच्छी सही आंसर दिया हमने, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। वर्षा क्या आंसर होगा इसका? मेडिकल का ड्रीम लेना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट करने पड़ते हैं ना, वो उससे भी ज्यादा टफ होते हैं। सोचने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, उसके लिए रियल जो एफर्ट होते हैं, ओके, रियल इट वर्क। वेरी गुड वर्षा, गुड कल्पना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विटामिन ए मैंने कई बार बताया था बेटा, जो गोल्डन राइस होता है मैंने आपको दिखाया था, ये ब्राइट येलो कलर का होता है। इसके अंदर क्या होता है? विटामिन ए बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। ये जो गोल्डन राइस है, ये एक तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें विटामिन ए की क्वांटिटी को बढ़ाया गया है। और ये मतलब ये क्या करता है कि करता है क्या बेटा, जब आप ये राइस लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ये विटामिन के बायोसिंथेसिस को शुरू कर देगा। विटामिन के बायोसिंथेसिस से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन ए बनेगा, और जैसे कि जो आई के लिए जरूरी होती है, तो वहां पर ये मदद करता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू द प्लांट इन्वॉल्व। ये बेटा फिलहाल अभी मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया, बट मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था टीडीएनए के बारे में। तो क्या आंसर आएगा इसका? टीडीएनए का, द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू द प्लांट इन्वॉल्व। गुड, यश, वेरी गुड। यश आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की, वर्षा रॉन्ग, वर्षा रॉन्ग आंसर है। वर्षा सॉरी यश, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कैसी है? किसमें? लाइक 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसी है आपकी? मैं सर अभी उनमें ही फोकस कर रहा हूँ, बायो थोड़ी कम पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा मत करना कि बायो पढ़ने के बायो ना पढ़ो और वो बायो वीक हो जाए, ऐसा भी मत करना। नहीं सर, वो क्या मेरा बायो का 11th का ज्यादा हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री कम हुआ, इसलिए पहले वो कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं आप बिल्कुल सही प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आप 11th 12th के साथ आसानी से क्रैक कर लोगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपने 11th के साथ 12th के साथ मिस हो गए और अगर रैंक नहीं बनी प्रॉपर, तो एक साल के ड्रॉप के बाद में इजिली आप क्लियर कर लोगे, ठीक है, आसानी से आप क्रैक कर लोगे मेडिकल। सही, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो अभी। हाँ वर्षा, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये, मैंने आपको एक क्लियर एक आंसर दिया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू द प्लांट इन्वॉल्व, इसका क्या आंसर होगा? भूपेंद्र आपका राइट आंसर है। स्नेहा क्या आंसर होगा इसका? सर दिया तो है आंसर। आपने आंसर दे दिया? ओके, लेट मी चेक। ओके, इसका राइट आंसर होगा ए, इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। मैंने आपको बेटा पहले ही बताया था, और मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेट में ये क्वेश्चन बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं टीडीएनए से रिलेटेड। तो ये मैंने आपको पहले चैप्टर में करवाया था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का जो डीएनए होता है, जिसे हम टीडीएनए कहते हैं, ये टीडीएनए क्या करता है कि एक तरह का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, जो कि प्लांट जो कि जनरली जो डायकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी सेल में जाता है, और वहां पर जाता है और उसमें टीडीएनए सेल्स के अंदर ट्यूमर को जनरेट करता है, इसलिए उसको ट्यूमर डीएनए कहते हैं।
और ट्यूमर जनरेट करने से क्या होता है कि सेल्स के अंदर ट्यूमर्स बनते हैं और सेल की धीरे धीरे डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, BT cotton, BT toxin present in a plant tissue as a protoxin is converted into the active toxin due to the, ये भी मैंने आपको कल करवाया था, याद कीजिएगा, ये भी मैंने आपको कल करवाया। देखिए सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बताया था कि BT टॉक्सिन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें, बताइए क्या आंसर होगा इसका। वर्षा क्या आंसर होगा बेटा इसका? वर्षा क्या आंसर होगा? स्नेहा, कल्पना, वेरी गुड स्नेहा, सही बताया आपने। भूपेंद्र सी, एक्शन ऑफ गट माइक्रोनिज्म, एक्शन ऑफ गट नहीं होता, एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, याद कीजिएगा एल्कलाइन पीएच। मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है कि जो बीटी टॉक्सिन होता है बेटा, वो जो बीटी टॉक्सिन होता है ये इंसेक्ट के अंदर तो बेटा ध्यान रखना, ये सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको खाता है तो वो खाने से क्या होगा कि इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉल्यूबलाइज हो जाएंगे और उसकी जो प्रोटीन होती है अंदर की जो टॉक्सिन प्रोटीन होती है बिकम एक्टिव हो जाती है बिकॉज ड्यू टू द हाई पीएच ऑफ द एल्कलाइन गट। हाई पीएच ऑफ गट, गट मतलब इंटेस्टाइन, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट होता है इसका आंसर। उसका राइट आंसर आएगा ए। देखिए इफ यू आर गिविंग योर आंसर विद द लॉजिक देन इट्स वेरी गुड, और अगर आपसे ट्राई कर रहे हो और बाय द वे अगर सही हो गया गलती से तो इट मींस लाइक इसका मतलब ये है कि देखिए सही आंसर होने का मतलब होना चाहिए लाइक यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट, यू शुड हैव अ बैकग्राउंड। अदरवाइज आज सही हुआ है कल थोड़ी ना सही हो जाएगा। किस्मत एक दिन काम करती है, बार बार काम नहीं करती, लेकिन मेहनत हमेशा काम मदद देगी आपको। ओके, बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बीटी का, बीटी कॉटन में बीटी का पूरा नाम क्या होता है बताओगे आप? बीटी का पूरा नाम? बीटी का पूरा नाम बताओगे? वर्षा बताओगे बीटी का पूरा नाम क्या होता है? वर्षा बीटी का पूरा नाम बताओगे? यश आप, स्नेहा? सर टाइप कर दूं? हाँ टाइप कर दो, एक ही बात है। बैसिलस ट्यूरिजेनेसिस ऐसा कुछ। हाँ ऐसा कुछ था, सही है बेटा। आपने जो बताया यश सही बताया आपने, वेरी गुड। भूपेंद्र आपने जो बताया बेसिलस ट्यूबरोस, क्या बताया? नहीं 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 नहीं, आपने जो बताया सॉरी भूपेंद्र, इट्स नॉट अ बैक्टीरियल थुरिंजियम, इट्स अ बैसिलस थुरिंजिस। यश ने बिल्कुल सही लिखा है, बैसिलस थुरिंजिस। ठीक है, और स्नेहा बैसिलस ट्यूब। बेटा ये पहली बात, जब भी कोई आप आंसर लिखो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखो तो इट मस्ट बी कंप्लीट। जैसे आपने लिखा बैसिलस ट्यूबी डॉट 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 डॉट, इट डजंट मीन एनीथिंग, कोई इसका मतलब नहीं है। ओके नो, इसका स्पेलिंग एक बार देखना, आप बताने की कोशिश सही कर रहे हो बट स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, बैसिलस थुरेंजिसिस होता है इसका पूरा नाम है, बीटी का, बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थुरेंजिसिस। तो एक बार आप उसके क्वेश्चंस को देखना, इसके नाम को प्रैक्टिस करना, बैसिलस थुरेंजिस, क्योंकि ये पूछा जा सकता है बीटी का पूरा नाम। क्योंकि पहले जब स्टेट पीएमटी होती थी, जब आरपीएमटी होती थी, तो उसमें फेवरेट क्वेश्चन था बीटी का नाम कितनी बार पूछा जाता था रिपीटेड करके कि बीटी का नाम क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे पूछिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके ओके, इफ यू आई डोंट थिंक आई डोंट नो कि आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे, बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्योंकि मैंने एक बार आपको बताया ये आंसर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फर्स्ट हार्मोन डेवलप्ड बाय द आरडीटी, फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन सा हार्मोन है? शायद आपको ना पता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में बताया आपको एक बार, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गुड, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका नाम क्या होगा, क्योंकि आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में कि ह्यूमन हार्मोन सबसे पहला कौन सा डेवलप किया गया था। ओके, इसके बारे में पढ़ाऊंगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आ चुका है, बोर्ड में डायग्राम आ चुका है उसका एक बार, तो एक बार आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, तो शायद आपको पता हो। गुड गुड बेटा, बहुत अच्छा बताया सभी लोगों ने। इंसुलिन, इंसुलिन ध्यान रखना सबसे पहला हार्मोन था जो कि आरडीटी के थ्रू प्रोड्यूस किया गया था। मैंने कई बार आई थिंक बेसिक डिस्कस किया है इंसुलिन के बारे में, कई बार एग्जांपल दिया है। इंसुलिन सबसे पहला एग्जांपल था, सबसे पहला हार्मोन था जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सबसे पहला, और इसका कैसे बनाया गया था ये हम पढ़ेंगे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है और उसका जो डायग्राम है एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए एक बार मुझे बता सकते हो कि इंसुलिन हार्मोन काम क्या करता है? ये तो सही है, आपने इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल
सही ऑप्ट किया है. Can you tell me then what is the function of insulin hormone? Yes. नहीं, शुगर लेवल मेंटेन करने से पूरा देखिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आता है. लाइक ये आप जो बता रहे हो ना, ये जो आपने आंसर दिया है, ये तो कोई भी लाइक बेसिक मीडियम का बच्चा दे सकता है. बेसिक मीडियम का आंसर दे सकता है. वो भी आप भी बेटा वर्षा वही बता रहे हो. ये तो कोई बेसिक आंसर दे सकता है, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है. लेकिन इसका एक राइट डिक्टेशन है. ठीक है, कैसे ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करेगा, इसका एक प्रॉपर आंसर है. गलत है बेटा स्नेहा. ब्लड की शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. ब्लड की शुगर को एनर्जी में ये क्यों कन्वर्ट करने लगा? ठीक है, ब्लड की शुगर को, हाँ टाइप कर दो कोई दिक्कत नहीं है. ब्लड की शुगर को ये एनर्जी में क्यों कन्वर्ट करेगा? ब्लड की शुगर जो होती है, ऐसे बताऊं? हाँ जैसा आपको ठीक लगे, बस कोई दिक्कत नहीं है. बताऊं? हाँ बताइए, वी आर वेटिंग. ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना, तो इससे ये क्या करता है, ब्लड में जो जैसे शुगर की लेवल बढ़ी हुई होती है, तो ये ग्लूकोज रिसेप्टर से ब्लड और सेल्स के दोनों के बीच में उसकी लेवल कंसंट्रेशन को बराबर कर देता है. ओके, इट्स वन ऑफ द आंसर. इट्स वन ऑफ द, आप देखिए इंसुलिन के बहुत सारे काम है. आपने जो बताया ना इंसुलिन का, वो दूसरा काम है. पहला मेन काम अभी भी ये नहीं है. इंसुलिन के आपने जो बताया वो मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये इसका दूसरा काम है. पहला जो काम है वो जानिए, जो आपकी एनसीईआरटी में बहुत स्पेसिफिक लाइंस में दे रखा है. ठीक है, आपने जो बताया वो गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि जो मेन आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में बोल्ड करके दे रखा है. इंसुलिन का जो मेन काम होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है. फिर आप जो बता रहे हो ना कि जो रिसेप्टर GLUT4 होता है, जिसके थ्रू ग्लूकोज क्या होता है कि सेल में अंदर जाता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट रिसेप्टर होता है. तो इंसुलिन की वजह से ही वो रिसेप्टर खुलता है और वो ग्लूकोज आपका सेल में जाता है. दैट यू आर करेक्ट. बट लेकिन इसका जो मेन काम है, ठीक है, जो मेन काम है सबसे पहले जिसको परफॉर्म करना होता है, वो परफॉर्म करना होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना. समझ में आ गया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना. अब आप कह रहे हो कि ब्लड की शुगर लेवल मेंटेन करता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, लेकिन कैसे करेगा? अगर मान के चलो इंसुलिन कम हो जाता है तो ग्लूकोज क्या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लगेगी. और जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगी तो बेटा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा. तो जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो लाइक इसका लेवल बढ़ेगा, इसलिए उसको डायबिटीज प्रॉब्लम बोलते हैं. तो उसका जो मेन काम है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना. एंड द सेकेंडरी फंक्शन इज ग्लूकोज को सेल में ट्रांसफर करना थ्रू द इंसुलिन डिपेंडेंट GLUT4 रिसेप्टर. वो उसका सेकंड काम है. क्लियर हो गया? समझ में आया बेटा? यस सर. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, इसलिए मैं आपसे हर बार आपको वार्न करता है वो स्टार्टिंग से. अगर आप 11th में वीक हो तो 12th आप हो सकता है अच्छे परसेंटेज से पास कर जाओ, वो बड़ी बात नहीं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन मेडिकल में कुछ नहीं कर पाओगे. अगर आपकी 11th वीक है तो आप मेडिकल में कुछ नहीं कर सकोगे. हो सकता है आप 11th पास कर जाओ, 11th पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, 95% भी आ जाएंगे 12th के अंदर बिना 11th के कॉन्सेप्ट के. लेकिन याद रखना फिर 12th में कुछ नहीं कर पाओगे. एक चीज याद रखना, मतलब सॉरी मेडिकल में फिर आप कुछ नहीं कर सकते, मेडिकल में जीरो हो जाओगे पूरी तरह से. मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, मैं आपको इसलिए डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी सामने लेके आ रहा हूँ. अगर 11th वीक है तो आप मेडिकल में कुछ नहीं कर सकते. हमेशा मेडिकल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ओके, वर्षा इसका आंसर बताइए क्या होगा बेटा? बेटा आपके दो आंसर है, बी भी है डी भी है, एक ही आंसर ऑप्ट कर सकते हो ना बेटा? अच्छा डी आंसर, ठीक है. सही. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? देखिए, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन आर, मतलब आपके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आइडेंटिफाई करनी है. लॉन्ग फाइबर, रेजिस्टेंस टू एफाइट्स, इसमें नहीं आता. मीडियम ईल्ड होगा तो बेटा कोई काम नहीं करेगा, सबको हाई ईल्ड चाहिए. लॉन्ग फाइबर तो लॉन्ग होते ही है. रेजिस्टेंट टू द बीटल पेस्ट, वो इसमें नहीं आता. हाई ईल्ड, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल व्हिच किल द डायप्टेरियन पेस्ट.
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका एक चीज ये देखिए, डायप्टेरिन पेस्ट, इसके अलावा हाई यील्ड रेजिस्टेंट टू बॉल वॉर्म्स। ठीक है, आपका हाई यील्ड होता है, रेजिस्टेंट टू बॉल वॉर्म्स होता है। जनरली क्या बच्चों को कंफ्यूजन सी और डी में हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि बीटी जो कॉटन होता है वो टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो आपकी टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ स्पेशली कॉटन के बारे में दिया गया है, स्पेशली कॉटन के बारे में दिया गया है। तो आपका राइट देखिए, सी भी सही है, होने को तो सी भी सही है, डी भी सही है, बट यू हैव टू बी वन मोस्ट करेक्ट, एंड द डी इज द मोस्ट करेक्ट, क्योंकि जो कॉटन को इफेक्ट करता है वो बॉल वॉर्म्स करता है, कॉटन बॉल वॉर्म्स। ये रेजिस्टेंस रहेगा कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर। देखिए अगर आप बेटा बात सुनिए, देखिए मैंने आपको कहा था ना कितनी बार बैसिलस thuringiensis से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए 2009 के अंदर बैसिलस thuringiensis से क्वेश्चन बेटा कई बार रिपीटेडली पूरी बहुत टाइम से पूछे जा रहे हैं, ये बेटा बहुत टाइम से पूछे जा रहे हैं। इसलिए लाइक अगर आप देखिए, अगर आपका आंसर सिर्फ ट्राई कर रहे हो, लाइक तुक्का लगा रहे हो, अगर सही हो रहा है ना, तो मतलब बेटा फिर लाइक बेकार है। और अगर आपका आंसर ध्यान रखना लॉजिक के साथ सही है, लॉजिक के साथ में सही है, तो इट मींस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। ओके, आप समझ पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन सिर्फ तुक्का लगा रहे हो तो किस्मत एक दिन काम करेगी बेटा, अगले दिन काम नहीं करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as an indicator of water pollution, insecticide, agent for protection of dairy product, and the source of industrial enzyme। क्या आंसर होगा इसका? इसका आसान है आंसर। ये बेटा आपने यश 17 का आंसर दिया है? यस सर। ओके ओके ठीक। वर्षा क्या आंसर होगा बेटा? वर्षा बताइए बेटा, इतना टाइम नहीं होता है पेपर के अंदर, मेडिकल में 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, 180 मिनट 180 क्वेश्चन, तो मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन होते हैं। ओके, 1 मिनट से ज्यादा लेने में मतलब आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ए सिंगल सिंपल क्वेश्चन। वर्षा क्या आंसर होगा बेटा? भूपेंद्र, प्राची, आपका कोई आंसर अभी तक नहीं आया। देखिए वर्षा, पहली बात लिसन लिसन, इट्स नॉट लाइक कि आपको बी और डी, यू हैव टू ऑप्ट वन। आपके सामने एक ही ऑप्शन आता है, एक ही बार एक ऑप्ट करना है, तो व्हाई यू चूज अ बी और डी? ऑप्ट ओनली वन। अगर नहीं पता देन यू कैन से डायरेक्टली नो, बट डोंट चूज टू, बट यू हैव टू चूज आइदर ऑफ वन। क्या होगा वर्षा आंसर इसका? रॉन्ग। आपने पहले बीओडी चूज किया, अब नाउ यू आर चूजिंग ए। बैक्सिलस thuringiensis का जो होता है बेटा वो होता है इंसेक्टिसाइड्स। बैक्सिलस thuringiensis जो होता है वो होता है इंसेक्टिसाइड्स होता है। राइट आंसर इज बी। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बता सकता कौन सा ऐसा माइक्रोब है जो इंडिकेटर होता है वाटर पॉल्यूशन का? ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है? कौन सा ऐसा माइक्रोब है? हो सकता है ना पता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आइडिया है कि कौन सा ऐसा माइक्रोब है जो वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है, बता सकते हो? मैं आपको हिंट देता हूँ, वो कौन सा माइक्रोब है जिसके ऊपर सबसे अधिक सेलुलर स्टडी की गई है, लाइक ग्राम स्टेनिंग स्टडी की गई है, प्लाज्मिड की स्टडी की गई है। वो कौन सा माइक्रोब्स है जिसके ऊपर प्लाज्मिड की स्टडी की गई है, जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है, और लाइक उसमें बहुत सारी ग्राम स्टेनिंग स्टडी की गई है? अमीबा? नो 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 नो, नॉट करेक्ट। अमीबा में प्लाज्मिड कहाँ से आने लगा बेटा? वर्षा आप बताइए, अमीबा प्रोटोजोआ होता है राइट, और प्रोटोजोआ के अंदर प्लाज्मिड कहाँ से आने लगा? ठीक है, प्लाज्मिड तो बेटा आपका सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट रहता है, और किसी में तो प्रेजेंट रहता है नहीं, तो आई एम आस्किंग अबाउट द बैक्टीरिया। ठीक है, आई एम आस्किंग अबाउट द बैक्टीरिया। अमीबा में प्लाज्मिड तो होता नहीं है, ठीक है, अमीबा में प्लाज्मिड तो होता नहीं है, तो अमीबा तो आंसर आ नहीं सकता। ओके, और इसके ऊपर ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग का तो मतलब ही नहीं अमीबा से, क्योंकि अमोइबा जो होता है बेटा वो प्रोटोजोआ है, और ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। भूपेंद्र क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर उसका इकोलाई। यश ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इकोलाई। इकोलाई क्या होता है? इसमें वाटर के पोटेंशियल को चेक करने की कैपेसिटी होती है, तो राइट आंसर होता है इकोलाई। ठीक है, एशरिया कोलाई है इसका राइट आंसर। और याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आया है एक बार मेडिकल एंट्रेंस में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंसेक्टिसाइड्स में तो बैसिलस thuringiensis आ ही गया। एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए डेयरी प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है कि डेयरी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए कौन सा एजेंट है?
अब देखिए डेयरी प्रोडक्ट आपको बनाने हैं तो इसके प्रोडक्शन को बनाने के लिए बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं, लाइक कैसीन एक एजेंट होता है, फॉस्फेट एक एजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट बनाने की लाइसोजाइम, सॉरी नॉट लाइसोजाइम, लैक्टोबैसिलस होता है, दैट इज वन ऑफ द एजेंट जो डेयरी प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जाता है। ओके, इवन कई बार क्या होता है, ईस्ट को यूज किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट को बनाने में। सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, इंडस्ट्रियल एंजाइम के सोर्सेज जो होते हैं वो भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एमाइलेज है वो एक तरह का इंडस्ट्रियल एंजाइम है, ठीक है। लाइपेज एक तरह का, प्रोटीएज एक तरह का इंडस्ट्रियल एंजाइम है, ये सभी बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं। तो राइट आंसर इज इंसेक्टिसाइड्स। ओके, देखिए फिर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 20। मैंने बताया ना बीटी से कितनी बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बीटी को बार बार बोल रहा था, बीटी अच्छे से पढ़ना। देखिए बीटी से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताइए क्या होगा आंसर बीटी का। व्हाट इज ट्रू अबाउट ए बीटी टॉक्सिन, इसलिए मैं आपको बोल रहा था बीटी अच्छे से पढ़ना, बीटी इंपॉर्टेंट है मेडिकल एंट्रेंस के लिए। देखिए 12th पास तो कोई भी कर जाएगा, ठीक है, लेकिन जो असली मजा है ना वो है मेडिकल क्रैक करने में। क्या आंसर होगा बीटी का, क्वेश्चन नंबर 20। ओके प्राची, मुझे आप प्राची चलो जा चुके हैं उनका, अच्छा है कि जब नहीं आता तो फिर लेक्चर ही छोड़ दो। वर्षा आपका आंसर नहीं आया मुझे, वर्षा व्हाई यू आर स्लो। You opt B. Can you open your mic? Varsha, can you open your mic? Yes, sir. You opt B. Can you explain me why you opt B? क्या सर? I'm asking you why you opt B. ऑफ कीजिए, बहुत डिस्टरबेंस है आपके यहाँ, बहुत डिस्टरबेंस है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत है, ऑफ कीजिए। आई एम जस्ट आस्किंग यू वर्षा, व्हाई यू ऑप्ट बी? When everyone is choosing A, then why you opt B? Who is the correct? Either you are wrong or the others, rest of the are wrong. इसका राइट आंसर होगा बेटा ए, इनएक्टिव टॉक्सिन गेट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म इंसेक्ट गट। ठीक है, तो बताया था बेटा इंसेक्ट की गट के जगह एक्टिव होता है, वो थोड़ी ना बेसिलस के अंदर ही एक्टिव हो जाता है, तो बी तो रॉन्ग है क्लियरली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नीट 2008 क्राई वन जीन, ये देखिए ये भी उसी से, ये बैसिलस thuringiensis। देखिए कितने क्वेश्चन है बैसिलस thuringiensis से, बैसिलस thuringiensis से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार आता है, बैसिलस thuringiensis से कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, इसलिए तो आपको बार बार मैं फोकस कर रहा था कि बैसिलस thuringiensis पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। चलिए बेटा बताइए बैसिलस thuringiensis का। क्राई वन जीन किसके लिए इफेक्टिव होती है? मॉस्किटो, नेमेटोड्स, बॉलवर्म और फ्लाइज। ओके, क्राई वन जीन ध्यान रखना, क्राई वन जीन किसके लिए इफेक्टिव होती है, तो बड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्राई वन जीन, मैंने इसकी वैरायटी बताई थी, क्राई वन जीन के अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग क्राई जीन्स होती हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख के करना, ठीक है, सॉल्व एक बार आप सोच समझ के सॉल्व करना। वर्षा क्या आंसर होगा इसका? सी। सी, ओके सोच लो, अभी भी ऑप्शन है। नहीं सर, सी। हाँ सी होगा सर। ओके, इसका राइट आंसर सी है बेटा, ठीक है, क्योंकि बॉल वॉर्म्स के लिए इफेक्टिव होता है। आप जो आपने से काफी लोगों ने चूज किया डी,
बस यश आपने डी चूज किया, वो नहीं होता है इसका बेटा, आंसर होता है सी। ओके, बॉलवॉर्म्स के लिए होता है, और बॉलवॉर्म होता है कॉटन को इफेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए क्राइवन आता है। क्राइवन जो होता है वो एंडोटॉक्सिन, क्राइवन जो एंडोटॉक्सिन होता है, ये एंडोटॉक्सिन बेसिकली, सॉरी, जो आपका क्राइवन जो एंडोटॉक्सिन होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि आपको लाइक उसको मतलब कॉटन के अगेंस्ट बॉलवॉर्म होता है उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? देखिए अभी तक इससे कोई खास क्वेश्चन इतने ही आए हैं, और जो अगर आप देखोगे जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन वर फ्रॉम द बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन के टॉपिक को बेटा रिपीट करो अच्छे से, अगर आपको आइडिया नहीं है या फिर आपको बारे में नॉलेज कम है तो बीटी टॉक्सिन के टॉपिक को थोड़ा अच्छे से रिलेट करो। बीटी टॉक्सिन ये हर बार पूछा जाता है कहीं ना कोई, इस बार लास्ट टाइम से क्वेश्चन नहीं है, तो प्रोबेबली जिस बार आप एग्जाम दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर बीटी टॉक्सिन से फिर क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन देखिए इसी में से आएंगे, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, रिपीटेटिव ही रहेंगे क्वेश्चन, तो आपके बीटी टॉक्सिन इज सफिशिएंट। ठीक है, ठीक है बेटा, तो बीटी टॉक्सिन को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे क्योंकि काफी बार बीटी टॉक्सिन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, या तो पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अदरवाइज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसलिए मैं आपको क्या है कि अभी इसलिए तैयारी करवा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो यू कैन पुट द फोकस ऑन बोथ ऑफ द योर सिनेरियो, वन ऑन द बोर्ड एंड सेकंड वन ऑन योर नेट एग्जामिनेशन, तो ताकि आप दोनों चीजों के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही है, आज के लिए हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल के लेक्चर में, सॉरी अब तो कल तो नहीं है, कल तो ऑफ रहेगा, मंडे को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। आरएनए इंटरफेरेंस मैं आपको बेटा नोट्स भेज दूंगा, मुझे याद नहीं रहा, आज ही मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो नोट्स से आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, मुझे कल याद नहीं रहा था भेजना, मैं आज आपको भेज दूंगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि एक तरह की लाइक डिफेंस मैकेनिज्म होता है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर, हर यूकेरियोटिक हमारे अंदर भी होता है। तो जैसे क्या होता है, कोई भी आरएनए वायरस अगर अटैक करता है, तो या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट लड़ सकती है। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर था, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये मैकेनिज्म नहीं होता, तो कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ओके, चलिए अच्छा किया, इस बार अच्छा किया आपने, बट फिर भी लाइक कोशिश कीजिए थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने के लिए। यू आर डूइंग गुड, बट थिंक अबाउट द बेस्ट। ओके, चलिए बेटा अब आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।